पहली बार है जब मैं जयपुर आ रही हूँ और मैं जो मेरा बैकग्राउंड है वो दिल्ली एनसीआर का ही है। जैसा कि आप जानते होंगे दिल्ली में काफ़ी संख्या है गुजरों के गाँवों की, उससे जुड़े हुए गुड़गांव में काफ़ी सारे गुजर रहते हैं, इंडिजीनियस पॉपुलेशन कह सकते हैं। और साथ ही साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर तक गुजरों का एक उसको कहते हैं गढ़। मेरा गोद भाटी है और जो मेरे ग्रैंडफादर है भटनेर रीजन जो है ग्रेटर नोएडा का, वहाँ से केम टू दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। सो माय फादर वाज आल्सो बोर्न इन दिल्ली, देन माय मदर इज फ्रॉम गुड़गांव। मेरा जन्म, पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ दिल्ली से हुई है और बहुत खुशी हुई मुझे। जो बोलने वाली बातें हैं मैं लंच के बाद अपना जो भी मैं चीज़ें लेकर आई हूँ आप सबको सिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक वार्तालाप, एक बातचीत जो ज़रूरी है शुरू होनी चाहिए। नंबर्स हमारे बढ़ गए हैं। जब मैं छोटी थी और इवन ग्रेजुएशन तक जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मेरा कोई साथी नहीं था जो गुजर हो या मेरे साथ जो पढ़ा हुआ हो, तो बड़ा हमको लगता था। और साथ ही साथ जब क्लासरूम में जो बातचीत होती थी टीचर्स के साथ, अभी तो खैर 200 टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बहुत हमें खुशी होती है सुन के कि इतने नंबर्स हमारे बढ़े हैं। पर साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके का डिस्कोर्स अब एक नया क्या गुजर लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे हैं। या जैसे दलित डिस्कोर्स में बात होती है कि आप चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाएं पर दलितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वो दूसरी चीज़ है। पर अपने लोगों से मिलना, आप देखें मुझे लगता है 50 से 70 लोग तो यहाँ होंगे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी शायद हम एक दूसरे को नाम से ना जान पाए हों, पर मुझे लगता है शायद लंच में और इंट्रोडक्शन होगा एक दूसरे के साथ। और मैं एक हूँ, पर जब मैं 70-80 लोगों से मिलती हूँ तो मुझे लगता है मैं 70-80 कुर्सियों पर बैठी हुई हूँ, तो मेरे पास 70-80 लोगों की पार है। तो ये कोशिश करनी है, बाकी बातें मैं बाद में करना चाहूँगी और ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और करेंगे बातचीत एक दूसरे के साथ। मेरी चॉइस तो वहाँ बैठ के आप लोगों से बात करने की थी, क्योंकि वहाँ बैठ के लगता है कि हाँ हम सब एक हैं। यहाँ पर लगता है कि थोड़ा मैं ज्ञान आपको देने, चीज़ें मारने कुछ आई हूँ, मैं से आई थी। डॉक्टर राकेश राणा, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैं आज यहाँ पर ना तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के उससे आई हूँ कि मेरी ये कुर्सी है तो मैं इसलिए आपसे मिलने आई हूँ, नहीं, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हम एक बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब गुजर हैं और गुजरों के बीच में बातचीत बनी रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, एकेडमिशियन है, नॉन एकेडमिशियन है, जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से नहीं भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे कनेक्ट होना चाहिए उनके साथ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो मैं आज बात करूँगी, मैं महिलाओं के बारे में बात नहीं करूँगी, जबकि जगराज जी ने मुझे बोला था कि आप विमेन सेशन में मुझे रखा गया था। मैं इंटेंशनली विमेन के बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि अक्सर महिलाओं को बुलाया जाता है महिलाओं के सामने महिलाओं की बात करने के लिए। क्यों नहीं महिला पॉलिटिक्स की बात करती, जहाँ पर आदमी अक्सर बैठ के पॉलिटिक्स की बात करते, क्यों नहीं महिलाओं को बुलाया जाता इकोनॉमी के ऊपर बात करने के, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर बात करने के। तो आज मैं गुजरों के ऊपर बात करूँगी, किस तरीके से रिसर्च के थ्रू हम कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं। जो शुरुआत के जो मॉर्निंग सेशन में जो हमारे एस्टीम स्पीकर्स रहे उन्होंने भी बात की, उसी को मैं आगे लेकर जाऊँगी। अभी जो हम प्रेजेंट में जो सिचुएशन देखते हैं, पिछले सेशन में भी मैंने कहा कि नंबर बहुत बढ़ गए हैं, रिप्रेजेंटेशन हो गया है, 100 हो गए हैं, 200 हो गए हैं। जगराम जी ने भी अभी बात की कि कलेक्टर बने हैं, ये सब अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे नंबर्स सरकारी नौकरियों में बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा खासा हुआ नहीं है, पर फिर भी जब बनता है कोई मिनिस्टर या किसी को सरकार में कोई पोजीशन मिलती है तो अंदर से बड़ी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हम वहाँ पहुँच गए। कोई भी सरकारी नौकर बनता है तो हमें लगता है कि हम बन गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है रिप्रेजेंटेशन नंबर्स में बढ़ना।
पर साथ ही साथ अब जब हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमारी जो वॉइस है, गुर्जर जो वॉइस है, गुर्जर की जो आवाज़ है, क्या वो सही कानों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। क्योंकि नंबर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्या हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है क्या वो सही तरीके से हो रहा है। डॉक्टर राकेश राणा ने बात करी इमेज की। क्या हमारी जो इमेज जो एक काफ़ी हज़ारों वर्षों से जो चलती आ रही है, क्या उसमें जो हम अपनी तरफ से बदलाव करना चाहते हैं, क्या वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस बारे में मैं बात करूंगी। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, ऑर्गेनाइजर्स का। कैलाश जी का जब हमें छोड़ के आ रहे थे गेस्ट हाउस, तो एक बात की थी उन्होंने कि अकादमिक जुगाली है ये। तो इस अकादमिक जुगाली में बहुत ही खुशी होती है अपने लोगों को सामने बैठे हुए देखकर, जो अक्सर हमें मौका नहीं मिलता है जहाँ पर हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं बात करूँगी कि क्या जब हम गुर्जर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो किस तरीके की रिसर्च के थ्रू हम गुर्जर की जो आवाज़ है उसको उठा सकते हैं और गुर्जर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जा सकता है। सुबह के सेशन में मैं कुछ क्राइटेरियाज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आपका मन करे तो आप उन्हें रख लेना, ना मन करे तो भूल जाना। सबसे पहले सुबह के सेशन में भी बात की पेस्टोरलिज्म की। गुर्जर एक ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो है, वो थी और आगे भी मेजरली अभी भी जो आप एवरेज गुर्जर देखोगे उसकी जो ज़िंदगी है वो जानवरों के साथ जुड़ी हुई है। चाहे आप किसी भी स्टेट के गुर्जर को देखें, चाहे जम्मू कश्मीर के गुर्जर को देखें, चाहे दिल्ली NCR से जहाँ से मैं आती हूँ, चाहे आप राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश चले जाएँ, वो ऐसा ही है, पेस्टोरलिस्ट है। और जो जानवरों के साथ जो गुर्जरों का रिश्ता है उसको लेकर गुर्जर ने खुद नहीं लिखा है, पर आप अंग्रेज़ को देखेंगे। मैं ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिसर्चर्स की बात कर रही हूँ, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ। उन्होंने बहुत लिखा है वन गुर्जरों को लेकर। माइकल बेननाग एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि दे लव देयर बफेलो। भैंस के साथ गुर्जर का बड़ा प्यार है और उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। उनके नाम रखते हैं भैंस के बकायदा और कभी उनको स्लॉटर नहीं करते, ना खाते हैं। ये रही बात पेस्टोरलिज्म के साथ जुड़े होने की। दूसरी बात है पेस्टोरलिज्म के साथ साथ एक इकॉनमी जुड़ी होती है, पेस्टोरल इकॉनमी। जैसे दूध हो गया, घी हो गया, उसका जो व्यापार है। अमीर खुसरो 13th-14th सेंचुरी में दिल्ली के जो गुर्जर हैं उनके लिए लिख रहे हैं। दिल्ली की गुजरी है ये उन्होंने पर्शियन में लिखा है कि वो गली गली फिरती है, दही बेचती हुई, उसके सर पे जो दही का मटका है, मैं आपको ट्रांसलेशन बता रही हूँ, जो दही का मटका है वो मुकुट की तरह लग रहा है। और जब वो बोलती है अपने मुख से कि दही ले लो दही, तो ऐसा लगता है कि उसके होठों से, उसके मुख से मिठास बरस रही हो। अब पेस्टोरलिज्म से पेस्टोरल इकोनॉमी की बात हो गई। तीसरा जो आता है इशू वो आता है पेस्टोरल फूड का। अब गुर्जरों की जो खाने की, अब मैं आपको अलग अलग जो जगह हैं गुर्जरों से रिलेटेड हैं, अलग अलग गुर्जर हैं, अलग अलग प्लेसेस की मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता रही हूँ, बट फिर आप उसको अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट कीजिए, राजस्थान में देखिए कि वो है कि नहीं है। अब गुर्जर फूड की बात करेंगे तो आप ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी गुर्जर रहता है उसके खाने में देखेंगे कि जो मिल्क है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो दूध किसी का भी हो, भैंस का हो, बकरी का हो, छोटे जानवर रखता हो। दूसरा शक्कर और मोटा अनाज, मिलेट्स जो हैं, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, अदर जो रीजनल ग्रेन्स हैं। फिर चटनी है। मसालों का इस्तेमाल हमारे खाने में बिल्कुल ही कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर। और मेजरली जो गुर्जर है वो वेजिटेरियन है। मुस्लिम गुर्जर्स की भी मैं बात करूँ तो वो भी मेजरली दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके एरियाज़ में रहती है, वो मेजरली वेजिटेरियन है। इन सम ओकेजन्स दे हैव नॉन वेजिटेरियन, बट मेजरली वेजिटेरियन। दूध, दही, लस्सी, मक्खन, इनके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है, ट्रेडिशनल स्टेपल फूड है। अब दूसरी जो बात है जो पेस्टोरलिज्म के साथ जुड़ी है वो है गुर्जर, क्योंकि एक सर्टेन इकोनॉमी के साथ जुड़ा है, वो उसकी वजह से अपने लैंड के साथ जुड़ा है, क्योंकि एनिमल इज डिपेंडेंट ऑन लैंड। तो गुर्जर का रिलेशनशिप जल के साथ,
जंगल के साथ और ज़मीन के साथ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब 2007 में राजस्थान में जो एजुकेशन शुरू होता है ST का, मैं उसकी भी बात करूँगी क्यों वो अनसक्सेसफुल रहा, व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस। तो जब आप शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो सर्टेन इंडिसेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हुए हैं, बट एट द सेम टाइम बार बार जो रिपोर्ट्स आती हैं और जो बार बार जो एकेडमिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कहते हैं कि आपको इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप इसी क्राइटेरिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ST देने के लिए। पर अगर आपको गुजर को ST चाहिए तो उसको अपने जंगल के साथ रिलेशन को क्लियर करना पड़ेगा, रिसर्चेस के थ्रू ये निकल के आना चाहिए कैसे गुजर फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड है, कैसे गुजर एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड है, कैसे गुजर लैंड के साथ एसोसिएटेड है जो उसका पर्टिकुलर लैंड है, और कैसे गुजर जो वाटर है, वाटर बॉडी उसके साथ एसोसिएटेड है, जो पूरा जोग्राफिकल जो पूरा एरिया है। इसको लेकर एक 1983 में रिसर्च हुई थी दर्शन सिंह मनकू की पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप बात करते हैं ना कि गुजरों में इंटेलेक्चुअल्स की कमी है, मैं अभी आऊँगी धीरे धीरे। 80s में 70s में लोगों ने लिखा है, गुजरों ने लिखा है, जिनके नाम अभी शायद हमें नहीं पता है। हमें पता है राजेश पायलट, सचिन पायलट, हमें पता है पन्ना धाय, हमें पता है कर्नल बैसना, हमें पता है गायत्री माता। भोजूराम गुजर को कौन जानता है? आप में से कोई जानते हैं? भोजूराम गुजर राजस्थान के मैं बात करूँगी। आरती खटाना को जानते हैं आप? नहीं जानते। उसके ऊपर आऊँगी मैं। कम लोग जानते हैं आरती खटाना जी को, पर आऊँगी मैं। पेस्टोरलिज्म आपको आपके गॉड के साथ कनेक्ट करता है। देवनारायण जी की जो बात होती है, बगरावत की जो बात होती है, आप उसको देखेंगे उसमें क्या दर्शाया गया है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है। जो देवनारायण जो गुजर हैं वो चीफ हैं, उनकी जो गायें हैं लाखों में, 9,80,000 कैटल और बफेलोज है उनके पास, और उनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? राजपूत राणा के साथ, जो उनकी गाय जो है उनको कैप्टिव कर लिया है उसने, और जो वापस नहीं कर रहा है, राइट। तो ये जो आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, पेस्टोरलिज्म और एग्रेरियन जो सिचुएशन है, ये पूरा का पूरा आपको देवनारायण का जो बगरावत है तो उसका बेस है ये। और हम कैसे उस चीज़ को अभी तक हमने देखा ही नहीं, हमने फोकस ही नहीं किया, दूसरे लोगों ने किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुक पब्लिश हुई थी 2007 से भी बहुत पहले। क्या जो देवनारायण का जो एपिक है उसको एक्सप्लेन किया, उसको ट्रांसलेट किया, बट उसका कोई जिक्र नहीं आता जब हम 2007 में एजुकेशन में अपने पेपर सबमिट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ST स्टेटस। दूसरी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि गुजर्स बैकवर्ड क्यों है। इसका भी एक रिलेशनशिप उनके पेस्टोरल जो आइडेंटिटी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप ब्रिटिश को देखते हैं, ब्रिटिश रूल को देखते हैं, तो ब्रिटिश रूल ने कोशिश की गुजर की मोबिलिटी को कर्टेल करने की, गुजर को सेडेंट्रलाइज करने की। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो यूरोप से आते हैं, यूरोपियन मोरालिटी है, जिप्सीज को वो एक वैगाबाउंड, वेग्रेंट, डेंजर की तरह वो देखते हैं, और उसी को फिर वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि गुजर मूव कर रहा है, अरे इन लोगों से खतरा है, ये इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जाते हैं, फॉरेस्ट को खराब करते हैं। तो सारा नैरेटिव यहीं से निकल के आता है। तो गुजर मतलब जो मोबिलिटी है उसका भी एक कनेक्शन पेस्टोरल उसके साथ है। एंड व्हेन यू लुक एट रिसर्चर्स साफ साफ कहते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान में जो सेडेंट्रलाइजेशन हुआ है जो गुजरों का, वो सिर्फ 16th सेंचुरी से ही स्टार्ट हुआ है ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अब मैं जो दूसरा क्राइटेरिया, एक तो हो गया पेस्टोरलिज्म और इसके साथ जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक जो गुजरों का जो मुझे दिखता है वो ये है देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द पॉलिटिकल रूल अलग अलग टाइम पीरियड पे। सो स्टैंडिंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल रूल, आज भी जो गुजर को देखेंगे उसको अपनी धरती के साथ बड़ी मोहब्बत है, चाहे वो देश हो, चाहे वो उसका रीजन हो, चाहे वो उसका एरिया हो। और आप गुजर प्रतिहार को देखते हैं, उन्होंने 8 to 12 सेंचुरी अरब आर्मीज को रोका, यहाँ तक ना पहुँच पाए ईस्ट ऑफ इंडस रिवर तक। उसके बाद 13th-14th सेंचुरी में दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूँ तो तुगलक का रूल हुआ करता था। तो उस टाइम के जो गुजर हैं वो तुगलक के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और निज़ामुद्दीन औलिया एक सेंट रहे, उनके सपोर्ट में रहे। तो इसीलिए निज़ामुद्दीन ने ये भी कहा कि या तो बसे गुजर या जाए गुजर। तो तुगलकाबाद आज तक गुजरों का रीजन है।
और इसके बाद बाबरनामा में 16th सेंचुरी में आपको दिखेगा, आई कोट, बाबर लिखता है, गुजर्स ऑलवेज pour down in countless hordes from hill and plain for loot in bullock and buffalo. These ill-omened people are just senseless oppressors. So even Babur was worried of the rule of the Gujars. अब 1857 में जो अपराइजिंग होता है, ब्रिटिश अपराइजिंग, तो एज अ कम्युनिटी हमको पता है धन सिंह कोतवाल तो एक नाम है, हज़ारों नाम है जिन लोगों को अभी तक हम जान नहीं पाते, जिनके नाम किताबों में नहीं लिखे हैं। और 1857 में मुस्लिम गुजर्स का भी, पर्टिकुलरली अगर आप पंजाब को देखेंगे, लुधियाना में देखेंगे, तो दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज। गंगोर सहारनपुर में राजा पटुआ है, चंद्रावल में दमर राम है, मेटकैल्फ हाउस जो दिल्ली में है, गुजर्स ने उसे रैंसैक किया था। और प्रेजेंट टाइम्स में अगर आप देखते हैं तो मुझे कोई सोचना नहीं पड़ेगा ये बोलने के लिए, और ना ही सिर्फ मैं बल्कि जो नॉन गुजर्स है वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर आज इंडिया के साथ है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुजर्स वहाँ पे रहते हैं और गुजर्स ने इंडिया को सपोर्ट किया है। बहुत सारा लिटरेचर है, दिल काका में किस तरीके से गुजरों का इस्तेमाल किया गया, इंडियन आर्मी ने यूज़ किया उनको फाइट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा जो क्राइटेरिया, जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके थ्रू गुजर्स को समझा जा सकता है, या जिसको फॉलो करते हुए जिसके ऊपर लिखा जा सकता है फॉर रिप्रेजेंटेशन, इज हाउ गुजर्स आर नेशनलिस्ट एंड हाउ गुजर्स स्टैंड विद द लैंड इन विच दे लिव। द थर्ड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द लैंग्वेज। गुजरी जो भाषा जिसको अक्सर आप बोल देते हैं, एक बोली है, वो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई बोलता है गुजरी बोली है। गुजरी भाषा है, आप एक्सेप्ट करें कि ना करें, अब वो अलग बात है कि आप उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? आप अगर गुजरी के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, नॉन गुजर्स ने लिखी हैं, वो कहते हैं कि 7th to 15th सेंचुरी अगर आप संस्कृत और पर्शियन पोइट्री को देखते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गुजरी भाषा ने संस्कृत और पर्शियन पोइट्री की डेवलपमेंट में बड़ा अहम योगदान दिया है। तो इसका मतलब क्या है? गुजरी की जो भाषा है उसकी जो हिस्ट्री है वो तो संस्कृत और पर्शियन से भी पुरानी है, राइट। अब अमीर खुसरो 13-14 सेंचुरी में लिखते हैं कि जो गुजरी भाषा है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है उस टाइम की, और उस टाइम पे ना वो उर्दू को मेंशन कर रहे हैं ना वो पंजाबी को मेंशन कर रहे हैं। बहुत जगह पे आपने लिखा देखा होगा, हम खुद गुजर प्रमोट करते हैं कि गुजरी राजस्थानी से निकली है, गुजरी मारवाड़ी से निकली है। प्लीज़ इस चीज़ को ना बढ़ाएं, अपनी जो भाषा है उसके ऊपर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा। गुजर अपभ्रंश के साथ आप देखें इसका क्या कनेक्शन है, विल क्लियरली सी। अब गुजरी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में जिसका शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सरकारी एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें गुजरी डिपार्टमेंट है, किताबें निकलती हैं वहाँ से, इवन दो पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट होती है। अभी 1 साल पहले मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे क्योंकि एक अच्छा तबका है गुजर राइटर्स का, पाकिस्तान से भी निकलती है, तो फिर उन्होंने ये बात की कि हम देवनागरी में भी अब कोशिश करेंगे गुजरी भाषा में निकालने की किताब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में जब प्रोफेसर अग्निहोत्री DC रहा करते थे, संघ से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन गोजरी एंड डिप्लोमा इन गुजर हिस्ट्री एंड कल्चर स्टार्ट किया था। और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर ये MA इन गुजरी स्टार्ट हुई है 2022 से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर काम हो रहा है। अब आप देखें अपने स्पेस में जाके, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में जाके क्या काम किस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, क्या आप उन कहानियों को, क्या आप फोकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। आजकल तो टाइम है ऑडियो विजुअल म्यूजियम का। अब म्यूजियम का मीनिंग वो नहीं है कि आप कुछ पेंटिंग लगाएंगे या कुछ वहाँ पे आर्टिफैक्ट रखेंगे तो म्यूजियम होगा। वाच म्यूजियम गुजरात में एग्जिस्ट करता है, म्यूजियम ऑफ वॉइस लोगों की। मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम सब गुजर बैठे हैं और यहाँ पे किसने अपनी मतलब नमस्ते शुरुआत तक नहीं की अपनी भाषा में जो वो बोलते हैं। हो सकता है कि हमें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, बट मैं तो समझ लेती हूँ, बोल ना पाती हूँ ठीक से, पर समझ तो मैं लेती हूँ, चाहे वो किधर का भी गुजर है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज गुजर रिलीजन। अब हम सबको पता है गुजर अलग अलग रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं, ऑर्गेनाइज रिलीजन्स को, मॉडर्न रिलीजन्स को। कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं, कुछ जैन हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं। बट ये प्रैक्टिस करने के बावजूद कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं
जो गुर्जर को गुर्जर बनाती हैं। क्या है वो? एक तो आप किसी भी रिलीजन में हो सकते हो, बट योर बिलीव इन एनिमिज्म, एंड दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब। एनिमिज्म में आपका बिलीव, गुर्जर के लिए कोई भी जगह हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, पत्थर हो, सबके अंदर वो मानता है कि एक स्पिरिचुअल एक सोल है, असेंस है, वो जिंदा है, और तभी हम उनकी इज्जत भी करते हैं। पेड़ है, पत्थर है, कुछ भी हो, कोई दरिया है, वो भी इक्वली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं मानते कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सोल है, हमारे लिए जानवर के अंदर भी सोल है, नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है उसके लिए उसके अंदर सोल है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गुर्जर रिलीजन का, वो ये है एंसेस्टर वर्शिप। आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना प्रचलन है, दही देवता, एंसेस्टर्स को कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट होगा उनका आह्वान करना, उनको याद करना। इवन मुस्लिम गुर्जर्स में, यहाँ हिंदू गुर्जर्स में क्या होता है, शादी से पहले आप अपना जो भी आपने सेटअप किया होता है एंसेस्टर्स, उनको याद करते हैं। मुस्लिम गुर्जर्स में वो अपने जो पुराने एंसेस्टर्स हैं उनकी कब्र पे जाके वो मसाई करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज गोत्र, जिसको आप लोग गोत्र कहने लगे हैं। गोत्र और गोत्र में डिफरेंस होता है। गोत्र जो है वो एक ब्राह्मणिकल आइडिया है, गोत्र ऋषि से निकले। हमारा कोई भी गुर्जर गोत्र ऐसा नहीं है जो ऋषि से निकला हो, हर गोत्र की अपनी एक अलग जो मिथ है वो हो सकता है। और ये जो गोत्र है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेस्टेशंस में, गिफ्ट गिविंग के अंदर भी। जो भेंट होती है ना, धोती भाई धोती बहन, ये जो आइडिया है आज तक हम सब फुलफिल करते हैं उसको। एक ग्लोरिया गुडविन रहेजा थी 1980s में सहारनपुर पहासू की तरफ आई थी, और उन्होंने रिसर्च किया था गुजरों के ऊपर, गुजरों के गांव में रहकर। तो उन्होंने गिफ्ट गिविंग के ऊपर बात की है कि कैसे गुजरों का गिफ्ट गिविंग का सिस्टम चलता है, और दान का जो सिस्टम चलता है उसमें एक एस्पेक्ट वो ग्रोथ का भी इम्पॉर्टेंट रेलेवेंस बताते हैं। बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं कंक्लूड करूँगी। क्या ज़रूरत है हमें सबसे पहले, मुझे लगता है ज़्यादातर एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, सबसे पहले तो हमें खुद पढ़ने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग अलग अलग डिसिप्लिन से आते हैं, पर यहाँ पर बैठे हैं इसलिए क्योंकि आपका समाज के अंदर एक इंटरेस्ट है, और समाज को सिर्फ आप समाज में जाकर नहीं समझ सकते, सिर्फ जाकर नहीं समझा जा सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा क्या क्या लिखा गया है। अगर आप एक साफ नीयत के साथ और एक साफ दृष्टि के साथ एक गुर्जर की जो वॉइस है उसको लेकर आना चाहते हैं, तो एकेडमिशियंस को मैं मानती हूँ कि हमारा तो काम ही पढ़ना है और लिखना है, तो पढ़ें और लिखें अपनी जगह पर, और गुर्जर की वॉइस को लेकर जाएं। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो चीज़ें बाहर आएंगी। एक शैल मायाराम एक बड़े इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, गुर्जरों के साथ मैं कहूँगी उनकी राइटिंग्स पढ़ के लगता है कि एम्पैथी है उनकी। वो लिखते हैं कि 2007 में गुर्जर एजुकेशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि स्टेट उनके सपोर्ट में नहीं था, और दूसरा जो उनके सपोर्ट में नहीं था वो थी मीडिया और सिविल सोसाइटी। तो आपको अपने दोस्त कौन है आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो आपके दोस्त हैं, पॉलिटिशियन कौन सा है नॉन बिरादरी का जो आपका दोस्त है। दोस्त आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आप अपने दुश्मन भी आइडेंटिफाई करें, और तरकीब के साथ चले, गुर्जरगर्दी करें पर तरकीब को अपनाएं। हम सब इंस्टीट्यूशन से बैठे हैं, सिर्फ फिजिकल फाइट से काम नहीं चलता है, मेंटल फाइटिंग इज रिक्वायर्ड। और भोजूराम गुर्जर हैं, ये 1997 में एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आई थी एन ब्रॉडजिन्स-गोल्ड, वो रही घटियाली। आपको पता है घटियाली कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी, आपका अपना काम है ढूंढें। राजस्थान में घटियाली एक जगह है। भोजूराम गुर्जर, उनका जन्म हुआ था 1956 में, और एन ब्रॉडजिन्स-गोल्ड के साथ वो एक स्कूल मास्टर थे, स्कूल टीचर थे, घटियाली में उनका जन्म हुआ। उन्होंने साथ में काम किया, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, और एन ब्रॉडजिन्स-गोल्ड के साथ उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। एक पर्टिकुलरली किताब है लिसन टू द नेचर पावर एंड मेमोरी इन राजस्थान, जो कि 2002 में पब्लिश हुई है, और इसके साथ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, पढ़े आप उनको। और एक 2005 में आदित्य मलिक हैं, नॉन गुर्जर्स हैं, तब उन्होंने राजस्थानी ओरल
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुआ है। तो पढ़ना पड़ेगा हमको कि देवनारायण जी के बारे में और लोगों ने क्या लिखा है, और रेप्यूटेड जो पब्लिशर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, तो बनता है वो। थैंक यू सो मच, आपका टाइम दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा। आपने 3 मोटे एस्पेक्ट से तो तुगलक का रूल हुआ करता था, तो उस टाइम के जो गुजर हैं वो तुगलक के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और निज़ामुद्दीन औलिया एक सेंट रहे, उनके सपोर्ट में रहे। तो इसीलिए निज़ामुद्दीन ने ये भी कहा कि या तो बसे गुजर या जाए गुजर। तो तुगलकाबाद आज तक गुजरों का रीजन है। और इसके बाद बाबरनामा में 16th सेंचुरी में आपको दिखेगा, आई कोट, बाबर लिखता है, गुजर्स ऑलवेज pour down in countless hordes from hill and plain for loot in bullock and buffalo. These ill-omened people are just senseless oppressors. So even Babur was worried of the rule of the Gujars. अब 1857 में जो अपराइजिंग होता है, ब्रिटिश अपराइजिंग, तो एज अ कम्युनिटी हमको पता है धन सिंह कोतवाल तो एक नाम है, हज़ारों नाम है जिन लोगों को अभी तक हम जान नहीं पाते, जिनके नाम किताबों में नहीं लिखे हैं। और 1857 में मुस्लिम गुजर्स का भी, पर्टिकुलरली अगर आप पंजाब को देखेंगे, लुधियाना में देखेंगे, तो दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज। गंगोह सहारनपुर में राजा पटुआ है, चंद्रावल में दमर राम है, मेटकैल्फ हाउस जो दिल्ली में है, गुजर्स ने उसे रैंसैक किया था। और प्रेजेंट टाइम्स में अगर आप देखते हैं तो मुझे कोई सोचना नहीं पड़ेगा ये बोलने के लिए, और ना ही सिर्फ मैं बल्कि जो नॉन गुजर्स है वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर आज इंडिया के साथ है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुजर्स वहाँ पे रहते हैं और गुजर्स ने इंडिया को सपोर्ट किया है। बहुत सारे लिटरेचर है, दिल काका में किस तरीके से गुजरों का इस्तेमाल किया गया, इंडियन आर्मी ने यूज़ किया उनको फाइट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा जो क्राइटेरिया, जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके थ्रू गुजर्स को समझा जा सकता है, या जिसको फॉलो करते हुए जिसके ऊपर लिखा जा सकता है फॉर रिप्रेजेंटेशन, इज हाउ गुजर्स आर नेशनलिस्ट एंड हाउ गुजर्स स्टैंड विद द लैंड इन विच दे लिव। द थर्ड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द लैंग्वेज। गुजरी जो भाषा जिसको अक्सर आप बोल देते हैं, एक बोली है, वो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई बोलता है गुजरी बोली है। गुजरी भाषा है, आप एक्सेप्ट करें कि ना करें, अब वो अलग बात है कि आप उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? आप अगर गुजरी के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, नॉन गुजर्स ने लिखी हैं, वो कहते हैं कि 7th to 15th सेंचुरी अगर आप संस्कृत और पर्शियन पोइट्री को देखते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गुजरी भाषा ने संस्कृत और पर्शियन पोइट्री की डेवलपमेंट में बड़ा अहम योगदान दिया है। तो इसका मतलब क्या है? गुजरी की जो भाषा है उसकी जो हिस्ट्री है वो तो संस्कृत और पर्शियन से भी पुरानी है, राइट। अब अमीर खुसरो 13th-14th सेंचुरी में लिखते हैं कि जो गुजरी भाषा है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है उस टाइम की, और उस टाइम पे ना वो उर्दू को मेंशन कर रहे हैं ना वो पंजाबी को मेंशन कर रहे हैं। बहुत जगह पे आपने लिखा देखा होगा, हम खुद गुजर प्रमोट करते हैं कि गुजरी राजस्थानी से निकली है, गुजरी मारवाड़ी से निकली है। प्लीज़ इस चीज़ को ना बढ़ाएं, अपनी जो भाषा है उसके ऊपर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा। गुजर अपभ्रंश के साथ आप देखें इसका क्या कनेक्शन है, विल क्लियरली सी। अब गुजरी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में जिसका शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सरकारी एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें गुजरी डिपार्टमेंट है, किताबें निकलती हैं वहाँ से, इवन दो पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट होती है। अभी 1 साल पहले मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे क्योंकि एक अच्छा तबका है गुजर राइटर्स का, पाकिस्तान से भी निकलती है, तो फिर उन्होंने ये बात की कि हम देवनागरी में भी अब कोशिश करेंगे गुजरी भाषा में निकालने की किताब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में जब प्रोफेसर अग्निहोत्री DC रहा करते थे, सन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन गुजरी एंड डिप्लोमा इन गुजर हिस्ट्री एंड कल्चर स्टार्ट किया था। और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर ये MA इन गुजरी स्टार्ट हुई है 2022 से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर काम हो रहा है। अब आप देखें अपने स्पेस में जाके, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में जाके क्या काम किस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, क्या आप उन कहानियों को, क्या आप फोटोज को कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। आजकल तो टाइम है ऑडियो विजुअल म्यूजियम का। अब म्यूजियम का मीनिंग वो नहीं है कि आप कुछ पेंटिंग लगाएंगे या कुछ वहाँ पे आर्टिफैक्ट रखेंगे तो म्यूजियम होगा। आर्ट म्यूजियम गुजरात में एग्जिस्ट करता है, म्यूजियम ऑफ वॉइस लोगों की। मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम सब गुजर बैठते हैं और यहाँ पे
मतलब नमस्ते शुरुआत तक नहीं की अपनी भाषा में जो वो बोलते हैं। हो सकता है कि हमें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, बट मैं तो समझ लेती हूँ, बोलना पाती हूँ ठीक से, पर समझ तो मैं लेती हूँ, चाहे वो किधर का भी गुजर है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज गुजर रिलीजन। अब हम सबको पता है गुजर अलग अलग रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं, ऑर्गेनाइज रिलीजन्स को, मॉडर्न रिलीजन्स को। कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं, कुछ जैन हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं। बट ये प्रैक्टिस करने के बावजूद कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो गुजर को गुजर बनाती हैं। क्या है वो? एक तो आप किसी भी रिलीजन में हो सकते हो, बट योर बिलीफ इन एनिमिज्म, एंड दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब। एनिमिज्म में आपका बिलीफ। गुजर के लिए कोई भी जगह हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, पत्थर हो, सबके अंदर वो मानता है कि एक स्पिरिचुअल एक सोल है, असेंस है, वो जिंदा है, और तभी हम उनकी इज्जत भी करते हैं। पेड़ है, पत्थर है, कुछ भी हो, कोई दरिया है, वो भी इक्वली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं मानते कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सोल है, हमारे लिए जानवर के अंदर भी सोल है, नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है उसके लिए उसके अंदर सोल है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गुजर रिलीजन का, वो ये है एंसेस्टर वर्शिप। आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना प्रचलन है, दही देवता, एंसेस्टर्स को कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट होगा उनका आह्वान करना, उनको याद करना। इवन मुस्लिम गुजर्स में, यहाँ हिंदू गुजर्स में क्या होता है, शादी से पहले आप अपना जो भी आपने सेटअप किया होता है एंसेस्टर्स, उनको याद करते हैं। मुस्लिम गुजर्स में वो अपने जो पुराने एंसेस्टर्स हैं उनकी कब्र पे जाके वो मसाई करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज गोत्र, जिसको आप लोग गोत्र कहने लगे हैं। गोत्र और गोत्र में डिफरेंस होता है। गोत्र जो है वो एक ब्राह्मणिकल आइडिया है, गोत्र ऋषि से निकले हैं। हमारा कोई भी गुजर गोत्र ऐसा नहीं है जो ऋषि से निकला हो। हर गोत्र की अपनी अलग जो मिथ है वो हो सकता है। और ये जो गोत्र है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेस्टेशंस में, गिफ्ट गिविंग के अंदर भी। जो भेंट होती है ना, धोती भाई धोती बहन, ये जो आइडिया है आज तक हम सब फुलफिल करते हैं उसको। एक ग्लोरिया गुडविन रहेजा थी 1980s में सहारनपुर पहासू की तरफ आई थी, और उन्होंने रिसर्च किया था गुजरों के ऊपर, गुजरों के गांव में रहकर। तो उन्होंने गिफ्ट गिविंग के ऊपर बात की है कि कैसे गुजरों का गिफ्ट गिविंग का सिस्टम चलता है और दान का जो सिस्टम चलता है, उसमें एक एस्पेक्ट वो ग्रोथ का भी इम्पॉर्टेंट रेलेवेंस बताते हैं। बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि टाइम कम है तो मैं कंक्लूड करूँगी। क्या ज़रूरत है हमें सबसे पहले, मुझे लगता है ज़्यादातर एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, सबसे पहले तो हमें खुद पढ़ने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग अलग अलग डिसिप्लिन से आते हैं, पर यहाँ पर बैठे हैं इसलिए क्योंकि आपका समाज के अंदर एक इंटरेस्ट है, और समाज को सिर्फ आप समाज में जाकर नहीं समझ सकते, समझ सिर्फ जाकर नहीं समझा जा सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा क्या क्या लिखा गया है। अगर आप एक साफ नीयत के साथ और एक साफ दृष्टि के साथ एक गुजर की जो वॉइस है उसको लेकर आना चाहते हैं, तो एकेडमिशियंस को मैं मानती हूँ कि हमारा तो काम ही पढ़ना है और लिखना है, तो पढ़ें और लिखें अपनी जगह पर, और गुजर की वॉइस को लेकर जाएं। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो चीज़ें बाहर आएंगी। एक शैल मायाराम एक बड़े इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। गुजरों के साथ मैं कहूँगी उनकी राइटिंग्स पढ़ के लगता है कि एम्पैथी है उनकी। वो लिखते हैं कि 2007 में गुजर एजुकेशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि स्टेट उनके सपोर्ट में नहीं था, और दूसरा जो उनके सपोर्ट में नहीं था वो थी मीडिया और सिविल सोसाइटी। तो आपको अपने दोस्त कौन है आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो आपके दोस्त हैं, पॉलिटिशियन कौन सा है नॉन बिरादरी का जो आपका दोस्त है। दोस्त आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आप अपने दुश्मन भी आइडेंटिफाई करें, और तरकीब के साथ चलें, गुजरगर्दी करें पर तरकीब को अपनाएं। हम सब इंस्टीट्यूशन से बैठे हैं, सिर्फ फिजिकल फाइट से काम नहीं चलता है, मेंटल फाइटिंग इज रिक्वायर्ड। और भोजूराम गुजर हैं, ये 1997 में एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आई थी, एन ब्रॉडजिन्स-गोल्ड। वो रही घटियाली। आपको पता है घटियाली कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी, आपका अपना काम है ढूंढें। राजस्थान में घटियाली एक जगह है। भोजूराम गुजर, उनका जन्म हुआ था 1956 में।
और एंड ब्रॉडजिस गोल्ड के साथ, वो एक स्कूल मास्टर थे, स्कूल टीचर थे, घटियाली में उनका जन्म हुआ। उन्होंने साथ में काम किया, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, और एंड ब्रॉडजिस गोल्ड के साथ उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। एक पर्टिकुलरली किताब है लिसन टू द नेचर पावर एंड मेमोरी इन राजस्थान, जो कि 2002 में पब्लिश हुई है, और इसके साथ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, पढ़े आप उनको। और एक 2005 में आदित्य मलिक हैं, नॉन गुजर्स हैं, तब उन्होंने राजस्थानी ओरल नैरेटिव ऑफ देव नारायण, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुआ है, तो पढ़ना पड़ेगा हमको कि देव नारायण जी के बारे में और लोगों ने क्या लिखा है, और रेप्यूटेड जो पब्लिशर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, तो बनता है वो। थैंक यू सो मच, आपका टाइम दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा